मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, इस प्रोग्राम के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को भी मैं लेकर आपके सामने आता हूँ। उसकी वजह क्या है कि कानून तो किताबों में लिखा हुआ है, कानून की जानकारी किताबों से हो सकती है, लेकिन उस कानून का जो इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसकी जानकारी आपको कैसे हो। तो मित्रों, अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो लेटेस्ट जजमेंट हैं, जो लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन है, उससे आप संपर्क में आ सकते हैं। तो आज का मैं जो सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ वो ये है कि आईटीसी से संबंधित जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको आईटीसी क्लेम करने में जो समस्या आती है, उसके संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है, महत्वपूर्ण ऑर्डर आ गया है। और ये ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी 12 जून 2023 मतलब 8-10 दिन पहले ही दिया है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए मैं आज ये आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मेन बात क्या होती है कि जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें हम लोग जाकर के मेन काम क्या होता है कि व्यापार से संबंधित अपने सामान की ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, कम पैसे, सस्ते में ख़रीदा जाए। कहाँ से ख़रीदा जाए, मेन इशू ये होता है। तो जब किसी को ख़रीदते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, वो सेलर जो है वो फेक है या उसने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, बहुत सारी समस्याएं। तो उसकी जिम्मेदारी परचेज़र के ऊपर डाल दी जाती है। सेलर के फेक होने का असर परचेज़र पे आ जाता है और परचेज़र जब आईटीसी के लिए क्लेम करता है तो उसको मना कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे किसी परचेज़र ने, किसी व्यापारी ने किसी दूसरी जगह से माल को ख़रीदा, तो जो माल को ख़रीदा तो उसने क्या देखा, उसने जीएसटी के पोर्टल पे देख लिया कि भाई सेलर रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है। उसने बाकायदा इनवाइस जारी कर दी, ई वे बिल बन गया, ई वे बिल में प्रॉपर डिक्लेरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट को बुक करा दिया गया, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट आ गया, ट्रांसपोर्ट को पेमेंट हो गया। उस सेलर का जो पेमेंट हुआ वो भी बैंक के थ्रू कर दिया गया। अब इससे ज़्यादा और क्या चीज़ चाहिए। पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रूफ हो गया, पूरा परचेजिंग का प्रूफ हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद जब उसने परचेज़र जो है वो आईटीसी का क्लेम करता है तो क्या चार्ज लगा दिया जाता है कि तरह तरह के साहब वो सेलर तो फेक है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो हमने सस्पेंड कर रखा है, वो कैंसिल हो गया है, इस वजह से आपको आईटीसी ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी समस्या है कि करे कोई और भरे कोई, ये तो पुरानी बात है। तो इस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता की जो सर्किट ब्रांच है उसने अभी एक ऑर्डर दिया 12 जून 2023 को। और वो कौन से मामले में दिया, पहले तो हम मामला ले लेते हैं। ये मैटर है कार्गो ट्रेडर्स वर्सेस जॉइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, रिट पिटीशन नंबर 1009 ऑफ 2022 और ऑर्डर की डेट है 12 जून 2023। अब हम ले लेते हैं मामले के फैक्ट्स क्या हैं। मामले के फैक्ट्स ये हैं कि जो पिटिशनर है उसने वर्ष 2018-2019 मतलब असेसमेंट ईयर 2018-2019 में टोटल परचेज करी 13,04,586 रुपए की। और इस परचेज में से 11,31,513 की परचेज मैसर्स ग्लोबल बिट्यूमेन से की। जो इन्होंने 13 लाख में से 11 लाख की तो एक ही व्यापारी से करी साल भर में। अब जो परचेज करी उससे पहले उन्होंने ये देखा कि क्या जीएसटी के पोर्टल पर सेलर का स्टेटस क्या है। तो उस समय जांच करी तो ये आया कि सेलर पूरी तरह से लीगली एग्जिस्टेंस में है और वो वहाँ पर अपना बिजनेस रन कर रहा है। इस जांच के बाद उन्होंने उससे डीलिंग करी और सारी परचेज़ करी। परचेज़ करने के बाद सारा जितना भी माल आया वो ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट किससे हुआ, वो ट्रांसपोर्टर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से हुआ और उसकी जीआरस वगैरह सब लगी। सब इसके साथ में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो ई वे बिल के साथ में हुआ, तो ई वे बिल भी सब मतलब लगे हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि वो उसका जो पेमेंट किया इन्होंने हर ट्रांजैक्शन का, जितने भी इनवाइस थे उनका पेमेंट बैंक के थ्रू किया, अकाउंट टू अकाउंट किया, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में किया। तो हर तरह से ये प्रूव हो गया कि माल की परचेज की गई है, माल का ट्रांसपोर्ट भी किया गया है। ये दोनों चीज़ें कोई शुबा नहीं। लेकिन जब आईटीसी के लिए क्लेम किया गया तो चार्ज क्या लगाया कि साहब सेलर जो है वो फेक है और उसको
उसका बैंक अकाउंट जो है वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स पे जारी किया गया था, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस आधार पर परचेजर को ये ऑर्डर हुआ कि इनको आईटीसी का ग्रांट नहीं की जाएगी, आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा और पेनल्टी की कार्रवाई अलग से कर दी गई और इंटरेस्ट की कार्रवाई अलग से कर दी गई। तो अब जब ये मामला उन्होंने इस ऑर्डर को फर्स्ट अपील में जो जीएसटी के अंतर्गत होती है उसमें चैलेंज किया और वो वहाँ पर उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसके फर्स्ट अपील के ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये रिट के माध्यम से चैलेंज किया गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन जो रखा गया वो क्या रखा गया कि सप्लायर का फेक होना परचेजर के आईटीसी क्लेम को रिजेक्ट करने का आधार हो सकता है, जबकि ये सब साबित हो रहा हो कि उसके द्वारा परचेज की गई है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और वो ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर वे में की गई है, इस पर भी डिपार्टमेंट को कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो जब तक ये साबित ना हो जाए कि परचेजर ने माल प्राप्त ही नहीं किया और उसका भुगतान ही नहीं किया या उसको रिसीव ही नहीं किया, तब तक ये तय नहीं किया जा सकता कि वो सेलर के फेक होने की वजह से इनको आईटीसी ग्रांट नहीं की जाएगी। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने इन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद जो ऑर्डर किया वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, उसको मैं धीरे से पढ़ करके आपको सुनाता हूँ और उसको हम उस पर चर्चा भी करते रहेंगे। तो ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द मेन कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर दैट द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन आर जेन्युइन and valid and relying upon all the supporting relevant documents required under law. The petitioner with due diligence verified the genuineness and identity of the supplier and name of the supplier as registered taxable person was available at the government portal showing its registration as valid and existing at the time of the transaction. जिस समय वो जो खरीदारी करी गई उनका ट्रांजैक्शन हुआ, जिस समय परचेजिंग हुई, उस समय गवर्नमेंट के पोर्टल पर सेलर का बाकायदा जीएसटीएन शो हो रहा था। आगे कहते हैं, एडमिटेडली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द सप्लायर एज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वाज ऑलरेडी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड द पिटिशनर हैज पेड द अमाउंट ऑफ परचेज्ड आर्टिकल्स as well as tax on the same through bank and not in cash. तो उसका भुगतान भी नकद नहीं किया गया, बाकायदा बैंक के थ्रू किया गया और अकाउंट में किया गया। फिर आगे कहा जाता है, it is not the case of the respondent that there is a collusion between the petitioner and supplier with regard to the transaction. तो डिपार्टमेंट ये भी नहीं साबित कर पाया कि साहब इन दोनों के बीच में कोई इस तरह का कार्रवाई, इन दोनों ने मिलकर के इस तरह का कोई कार्रवाई की है कि जिससे कि ये उसको झूठ मूठ में फर्जी तरीके से आईटीसी का फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो पाया। दिस कोर्ट फाइंड्स दैट विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वाज एनी फेलियर ऑन द पार्ट of the petitioner in compliance of any obligation required under the statute before entering into the transaction in question. ये भी नहीं डिपार्टमेंट बता पाया कि साहब उनके द्वारा कोई जो डिपार्टमेंट की जो अपने लॉ का जो फॉलो करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर तरह से इसको जो जितनी भी रिक्वेस्ट थी, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, वो सब उसने परचेज ने तरीके से फुलफिल की हुई है। फिर आगे कहते हैं, द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज ओनली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर with retrospective effect have rejected the claim of the petitioner without considering the documents relied by the petitioner. जो उन्होंने अपने पिटिशनर ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए उस पर तो कोई विचार ही नहीं किया गया और सेलर के फेक होने के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल लिया गया है। फिर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या कहते हैं, इन व्यू ऑफ द एबव द इम्प्यूग्ड ऑर्डर आर सेटिस्फाइड, द रेस्पोंड नंबर 1 इज डायरेक्टेड to consider the grievances of the petitioner afresh by taking into consideration of the documents which are petitioners intend to rely in support of his claim. The respondent number 1 shall dispose of the claim of the petitioner by passing a reasoned and speaking order
after giving an opportunity of hearing to the petitioner within a period of 8 weeks from the date of receipt of copy of the order। इतना इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया और इसमें यह भी कह दिया कि इस आधार पर नहीं, जितने भी परचेजर के पास डॉक्यूमेंट हैं इन सब पर विचार करने के बाद स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा और फिर ये बताइए कि अगर ये ऑर्डर बिल्कुल सही है तो उसका फिर फ़ायदा भी मिलना चाहिए। तो मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आ गया। 12 जून का ये ऑर्डर है और आज मैं इसलिए इसको आपके पास ला रहा हूँ कि जिससे इस तरह की समस्या व्यापार जगत में व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर उनको बड़ा हेल्पफुल होगा। नमस्कार।